हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल आज केम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पर आप सभी के लेकर आए हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के बार बार पूछे जाने वाले पेपर में सर प्रश्न। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सर वाले क्वेश्चन है और ये आपके जो पेपर है आपका 8 मार्च उस दिन वाला एकदम छपने वाला सर, बहुत ही ज्यादा वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको पेपर भी दूंगा, पेपर के साथ साथ मतलब गेस्ट पेपर आपको दूंगा। पेपर साथ साथ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं, ठीक ना। और ये आपके सभी विषयों के लिए, आप चाहे हिंदी से हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, सब कुछ पढ़ा देंगे। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर पेपर वेपर का पीडीएफ चाहते हैं तो 7 सेट मैंने बनाया है, तो उसको महाभारत बैच से जाके कर सकते हैं। वहां पे भी सॉल्व मैंने दिया है सेपरेट समझा के। 7 घंटे में मतलब 7 क्लास से काम खत्म। 7 पेपर बहुत तगड़े वाले दिए, लेकिन ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स या गूगल प्ले स्टोर या स्क्रीन स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। और जो हमारा सर बोर्ड परीक्षा 2025 है 8 मार्च के दिन, उसका सर ये एकदम तगड़ा वाला सब फंसने वाला सब प्रश्न है। थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है, सीरियस मत लिया करो। आप लोग दिल से लगा लेते हैं, उनकी बातों को तो दिल से लगाना छोड़ दिए गुरुदेव, लेकिन आपकी बातों को दिल से जरूर लगाएंगे यार। पता है यार, आज बड़ी घाटा हो गया हमारा। हमारा बहुत बड़ा घाटा हो गया यार। अब मतलब कि क्या ही बताएं, लिया था यार, टूट गया यार। मतलब सोचो यार, पैसा वैसा दो यार, तो एक आध ठो ले ले, वहां से यार देख रहे हैं टूट गया यार। क्या बताएं, आप लोगों से नहीं बताएंगे तो किससे यार बताएं हैं। पैसा नहीं चाहिए, बस आपका प्यार चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दो भैया, चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे मिल जाएगा धन, टेंशन ना लो, ठीक है। सर 70 नंबर का पूर्णांक है। पास होने के लिए आपको 23 नंबर चाहिए। 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल से मिलेगा। प्रैक्टिकल में आप पास हो जाएंगे, परेशान मत होइएगा। क्योंकि गुरुदेव पड़ोसी का लड़का बोल रहा था प्रैक्टिकल में हम फेल हो गए थे, इसीलिए प्रैक्टिकल देने जाना जरूरी है। हाँ, देना तो जरूरी है, लेकिन आप कभी फेल नहीं होंगे। अब आपके मन में विचार आएगा कि गुरुजी हम प्रैक्टिकलवा में केवल 28 नंबर पाए हैं। बेटा ये बताओ, 30 में 28 नंबर कम है? 30 में 28 नंबर कम है? अबे भाई बहुत है बेटा, बहुत है। बहुत है भाई, 30 में 28 नंबर बहुत है। 29 नंबर, 30 में 30 मिलता है, बहुत है। अब इसमें रोना रोते गुरुदेव, हमें नहीं, हमें तो 30 में 30 चाहिए। अरे भैया 70 में 70 लेकर आओ ना, 30 में 30 मिलेगा। है, मिल जा रहा है, बहुत है यार। लेकिन अब क्या बताएं आप लोगों को, लेकिन रोना नहीं, आपको मिल जाएगा नंबर, ठीक है। बस परेशान मत होना कि गुरुदेव नहीं मिला, मिल जाएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग जैसे आपके क्वेश्चन एकदम तगड़े वाले फंसेंगे, वैसे वैसे सर हम सीरीज चलाएंगे। कुछ ऑब्जेक्टिव भी करवाएंगे, कुछ अति लघुत्तरी लघुत्तरी दीर्घोत्तरी प्रश्न भी करवाएंगे, पॉइंट वाइज पॉइंट करके, ठीक। सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न आपका रहेगा बहुविकल्पी। पेपर में क्या आता है सर, ये आपका बहुविकल्पी प्रश्न आता है। बहुविकल्पी प्रश्न 6 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? 6 नंबर का। अब वो जो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले बहुविकल्पी प्रश्न है, उनको कलेक्ट करेंगे और आपको हम देंगे, ठीक। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पे बहुविकल्पी का। रंगीन आयनों का निर्माण संभव होता है जब यौगिकों में विद्यमान होता है। यानी कि जो रंगीन आयन है यौगिकों में कब बनते हैं, यानी कि यौगिकों में किसकी उपस्थिति के कारण रंगीन आयनों का क्या होता है सर जी? निर्माण होता है। यानी कि रंगीन आयनों का निर्माण संभव होता है। रंगीन आयन कब बनता है? कब बनता है? फिर यहाँ पे जब यौगिकों में विद्यमान होते हैं, मतलब कि ऐसा क्या यौगिक विद्यमान होता है जिनके कारण क्या बनता है सर जी? रंगीन आयनों का क्या होता है? निर्माण होता है। तो ध्यान देना, जब भी हमारे यौगिकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, जब भी हमारे यौगिक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, तब रंगीन आयनों का निर्माण संभव होता है। याद रखिएगा, जब हमारे यौगिकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, तब हमारे भैया रंगीन आयनों का क्या होता है? निर्माण होता है। ये आप याद रखिएगा। राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर? बी वाला यहाँ पे हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला यहाँ पे आपका छ वाला प्रश्न है, क्या है? निम्नलिखित में अनुचुंबकीय यौगिक है। देखिएगा, एक चुंबकीय होता है, एक प्रतिचुंबकीय होता है, और एक होता है अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय मतलब कि उसमें चुंबकत्व का गुण रहेगा ही नहीं। प्रतिचुंबकीय का मतलब होता है भैया हम मतलब कि दूर भगाएंगे। जैसे कि जब हम लोग दो समान ध्रुव को पास मिलाते हैं तो प्रतिचुंबकीय होता है, ठीक। अनुचुंबकीय चाहे जो ध्रुव लाए, पकड़ेगा ही नहीं आपस में, वो फ्रीली ऐसे घूमेगा। और चुंबकीय का मतलब होता है एक दूसरे में आपस में आके चिपक जाए। बात समझिएगा। थोड़ा सा इसको, हम लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, साइंस के स्टूडेंट है, तो देन उसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं। आप यात्रा कर रहे हैं बस में। क्या यात्रा कर रहे हैं सर? बस में कर रहे हैं। मान लीजिए आपके बगल की सीट खाली है। सीट क्या है? खाली है। मान लीजिए एक बहन जी आए, ठीक। अब आप क्यों आ गए? परिमित्र जी आ गए। तो मान लीजिए आ गए तो आप कहेंगे कृपया बैठ जाइए यहाँ पे सीट पे, कृपया आप आकर बैठ जाइए सीट पर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या हमें होने वाली नहीं है कि नहीं।
तो क्या हो गया, अनचुंबकीय हो गया, क्योंकि प्लस माइनस हमेशा आपस में आते हैं। आप लोगों को पता होगा, आपका बहुत जिगरी दोस्त क्यों ना हो, लेकिन अगर वो आ गए क्लास में तो सबसे पहले उनको सिर दिया जाएगा। भाई साहब, अपने दोस्त को हम बाद में सिर देंगे, है नहीं, दिल पे मत लीजिएगा बातों को, थोड़ा फनी वे में पढ़ेंगे तो मजा आएगा, ठीक समझिएगा। उसके बाद आता है सर जी हमारा चुंबकी। चुंबकी तो समझ गया ना, चुंबकी समझ गया ना, जब प्लस माइनस दे दिए सीट, ठीक। अब प्रतिचुंबकी, अब गुरुदेव एक अगले क्लास का लड़का आ गया, गर्मी का मौसम है, भाई दूर भागो, दूर भागो, सीट सीट खाली कर दो, बिल्कुल सीट खाली कर दो। तो क्या हो गया, प्रतिचुंबकी हो गया। अब सर अणुचुंबकी, अणुचुंबकी मतलब लेना देना है नहीं गुरुदेव, हाँ हमारे कोई भी आगे बैठ गया गुरुदेव वहां पे, ठीक है ना, हमारे उम्र में बड़े थे, हमसे लेना देना नहीं, बैठे हैं सिर्फ आके रैंडम, तो क्या हो गया, अणुचुंबकी। बात समझिएगा, तो यही क्या है आपका FeSO4 जो होता है, ये हमारा अणुचुंबकीय यौगिक है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि CrH2 का होल 4 Cl2 आयन में क्रोमियम की संयोजकता कितनी होगी, तो क्रोमियम संयोजकता सर कितनी होगी, 3 होगी। अगला है, एक मोलल विलयन में विलेय के मोल प्रभाज होता है, अगर एक मोलल विलयन है उसमें विलेय के मोल प्रभाजों की संख्या सर कितनी होगी, कितनी होगी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, डाटा दिया है यहाँ पे, क्या दिया भैया, विलेय के मोल की संख्या कितनी है, 1 दिया है। विलायक का द्रव्यमान कितना दिया है, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम भैया, 1000 ग्राम, ठीक। और पानी का मोलर द्रव्यमान 18 ग्राम प्रति मोल, क्योंकि H2O है ना, H2O है ना, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन 2, तो कितना हो गया, 18 हो गया, तो 18 मोल प्रति लीटर हो गया। अब विलायक के मोल पहले निकाल लेंगे, जब विलायक का मोल निकल जाएगा हमारा, तो हमारा एक्स एब्सोल्यूट निकल जाएगा, तो पानी का द्रव्यमान बटे पानी का मोलर द्रव्यमान, अब पानी द्रव्यमान भैया 1000 बटे 18 कितना आ गया, 55.5 आ गया। अब हमें एक्स एब्सोल्यूट निकालना है, यानी कि मोल प्रभाज निकालना है, तो मोल प्रभाज का सूत्र होता है विलेय के मोल बटे विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल। अब विलेय का मोल सर जी 1 दिया है, रख दीजिए, विलेय के मोल भी कितना दिया है, 1 दिया है विलेय के मोल, विलेय के मोल विलेय के मोल 1 1 रख दिए। अब भैया विलायक का मोल कितना दिया है गुरुदेव, 55.5 रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए तो लगभग आ जाएगा 0.018, यही क्या हो जाएगा हमारा मोल प्रभाज होगा। राइट ऑप्शन आपका देखिए यहाँ पे कौन सा सर, बी वाला हमारा कर जवाब क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला क्या हो जाएगा अपना, राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्न क्या है ध्यान दीजिएगा, अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ होते हैं, अच्छे चालकत्व वाले विलयन पदार्थ होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि सर इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से जी कौन सकता है, जिसका स्वास्थ्य अच्छा हो, ठीक, जिसके पास धन हो, जो गरीब हो, या फिर जिसके पास कुछ भी नहीं है। तो आप सीधा कहेंगे गुरुदेव जिसके पास स्वास्थ्य अच्छा है। हम कह रहे हैं आप बहुत हेल्दी है, आपके पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, तो आप भोजन खरीद के खा पाओगे, अरे नहीं खा पाओगे। यानी जिसके पास ज्यादा धन है, तो मान रहे हैं कि हमें एकदम आंतरिक मन का सुनना चाहिए, लेकिन भैया प्रैक्टिकल लाइफ में उतरिए ना, तो सब कुछ अलग हो जाता है। कहने के लिए कुछ होता है, जब आप मार्केट में आते हैं तो बोलने के लिए कुछ अलग हो जाता है, ठीक समझिएगा मेरी बातों को। तो अच्छे चालकत्व वाले क्या होते हैं सर, प्रबल अपघट्य, जो प्रबल अपघट्य होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, अच्छे चालकत्व होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें सर सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड क्या सर जी, अगर घोल देंगे Na प्लस प्लस Cl आयन में टूट जाता है, तो ये क्या होगा सर गुरुदेव, एक प्रबल अपघट्य है, क्या है, प्रबल अपघट्य है। तो ये क्या होता है, अच्छे चालकत्व, अच्छे चालकत्व मतलब होता है जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह, यानी धारा का प्रवाह सर किया जा सकता है तगड़े तरीके से, वो हमारा क्या होता है, प्रबल अपघट्य होता है, यानी कि हमारे अच्छे चालकत्व होते हैं। जिसमें उष्मा का प्रवाह अच्छे से हो जाए, मतलब उसमें चले, तो हमारा क्या हो जाएगा गुरुदेव, हमारा अच्छे चालकत्व हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है, MgCuNA तथा Au का सक्रियता का सही क्रम लिखिए, ठीक। तो इसका राइट ऑप्शन आपका बी वाला हो जाएगा। सबसे पहले सोडियम इज ग्रेटर देन Mg इज ग्रेटर देन Cu इज ग्रेटर देन Au, ये हो जाएगा। बट होगा कैसे, इसको हम लोग यहाँ पे पॉइंट वाले बात में देखेंगे। सबसे पहले बात करते सोडियम, इसलिए सबसे ज्यादा क्योंकि यह बहुत तेजी के साथ प्रतिक्रिया करता है, खासकर पानी और हवा के साथ। उसके बाद मैग्नीशियम है, यह सोडियम से कम सक्रिय है, सबसे अधिक सक्रिय कौन है, सोडियम है, उसके बाद मैग्नीशियम है, क्योंकि लेकिन फिर भी हवा और पानी से के साथ प्रतिक्रिया करता है, मतलब ये ज्यादा भैया पैसे वाला है, ये कम है। उससे ज्यादा गरीब कौन है भैया, अपना कापर है, क्या भैया, अपना कापर थोड़ा इससे कम गरीब है। तो यह अपेक्षाकृत कम सक्रिय है और केवल ऑक्सीकृत एजेंटों या उच्च तापमान पर प्रतिक्रिया करता है, ठीक। अगला है सोना, Au गोल्ड, यह सबसे कम सक्रिय धातु है और इसे रासायनिक रूप से निष्क्रिय माना जाता है
और सामान्य परिस्थितियों में प्रतिक्रिया नहीं करता। समझ में आया? तो ये अपना क्या रहे सर जी, ऑब्जेक्टिव सवाल रहे। तगड़े वाले क्वेश्चन भी आप लगाते जाइएगा, तगड़े वाले प्रश्न फंसेंगे, टेंशन मत लेना। अगला सर यहाँ पे दूसरे का क्या प्रश्न है, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? इसका जो पीडीएफ है ध्यान दीजिएगा, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी मिलेगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ध्यान दीजिएगा। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं इनको कर लीजिएगा, गारंटी देते सर, चैलेंज करते हैं, पेपर में तगड़े वाले फंसेंगे। ध्यान दीजिएगा, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो लेंथेनाइड का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है, लेंथेनाइड, जैसे कि लेंथेनाइड का एक उदाहरण लेते हैं, जेनान का लेते हैं, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 4f 1 से लेकर 14 तक और 5d 0 से 1 तक और 6s2 तथा एक्टिनाइड का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसे हम लोग यहाँ पे रैंडम आयरन का ले लिए हैं, इसका होता है 5f 0 से 14 तक, 6d 0 से 1 तक और 7s2 होता है। ये हमारा किसका होता है? लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी का क्या होता है सर? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। जैसे कि थोरियम है, यह एक अपवाद के रूप में यहाँ पे लिया गया है, इसको आप छोड़ दीजिएगा। अगला है यहाँ पे सर, सभी संक्रमण तत्व धातु होते हैं, क्यों? ऐसा क्या कारण है कि जितने भी संक्रमण तत्व होते हैं वो धातुओं में आते हैं, धातु में आते हैं, मेटल में आते हैं, ऐसा क्या कारण है? तो बाह्य कोशों में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, इसीलिए क्या होते हैं गुरुदेव? हमारे संक्रमण तत्व धातु होती है। संक्रमण तत्व आखिरकार धातुएं क्यों होती हैं? ये बात ध्यान दीजिएगा। इनके जो बाह्य कोश होते हैं, बाहरी कोश में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होने के कारण, मतलब जो बाहरी कोश होता है 1 या 2 इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए वो अडानी जी अमीर क्यों है? क्योंकि भैया ये अपने बैंक बैलेंस के साथ बाहर भी पैसा रखते हैं, बोरी बोरी, एक आध 2 बोरी फेंक दिए, जाओ खाओ, तो क्या हो गए? वो तो अमीर हो गए। बात समझिएगा। उसी प्रकार हमारे जो संक्रमण धातुएं होती हैं, इनके जो बाहरी कोश होते हैं उसमें 1 से 2 इलेक्ट्रॉन अधिक होता है, तो इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करते, भैया दे दो, दान में दे दो, ले जाओ अपना यूज करो, हमसे लेना देना नहीं है। तो इसलिए क्या होते हैं गुरुदेव? हमारे धातु होती है। तो धातु ये होती है जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, उन्हें धातु कहते हैं। इसका एक सिंपल सा परिभाषा ये भी दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, द्विदंतुल लिगेंड क्या है? उदाहरण से ही समझाइए। भैया द्विदंतुल लिगेंड क्या होते हैं? उदाहरण आपको देना है। इन लिगेंडों में 2 दाता परमाणु होते हैं तथा केंद्रीय परमाणु आयन से 2 स्थानों पर जुड़ सकते हैं, उन्हें हम लोग द्विदंतुल लिगेंड कहते हैं। द्विदंतुल लिगेंड ध्यान देना क्या होता है? द्विदंतुल लिगेंड क्या होता है? ध्यान देना यहाँ पे, द्विदंतुल लिगेंड क्या होता है? इन लिगेंडों में 2 दाता परमाणु होते हैं तथा केंद्रीय परमाणु या आयन 2 स्थानों पर जुड़ सकते हैं, उन्हें द्विदंतुल लिगेंड कहते हैं। जैसे ऑक्सीलेटो एंड एथिलीन डाइएमीन जो होता है, यहाँ पे स्ट्रक्चर भी मैंने दिया है, ये हमारा द्विदंतुल लिगेंड के क्या होते हैं गुरुदेव? उदाहरण होते हैं, उदाहरण होते हैं। ठीक। अगला यहाँ पे आपका प्रश्न है वो क्या घ वाला, कि निम्नलिखित यौगिकों के आपको सूत्र लिखना है। सूत्र लिखना है मतलब कि रासायनिक आपको सूत्र लिखना है। जैसे यहाँ सबसे पहला है ट्रिस एथिलीन डाइएमीन कोबाल्ट हल्ड नाइट्रेट और दूसरा है डाइक्लोरोटेट्रा एक्वा क्रोमियम हल्ड नाइट्रेट। तो ट्रिस एथिलीन डाइएमीन कोबाल्ट हल्ड नाइट्रेट का जो हमारा यौगिक का सूत्र होगा वो CuEn का होल थ्राइस NO3 होगा और डाइक्लोरोटेट्रा एक्वा क्रोमियम हल्ड नाइट्रेट का जो हमारा रासायनिक सूत्र होगा वो होगा CrH2 का होल 4Cl2 NO3 हमारा हो जाएगा। ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगला यहाँ पे देखिएगा, मैंने जो फॉर्मेट बना, देखिए 2-2 नंबर वाले, 3-3 नंबर वाले, 1-1 नंबर वाले, इसलिए पेपर को सिलेक्ट करके बनाया क्वेश्चन को, ठीक है ना? ज्यादा बड़ा लंबा वीडियो भी नहीं करना है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को कलेक्ट करेंगे जहां से हमारे साथ प्रश्न ज्यादातर पेपर में हो जाए और हम करके आए, बस यही हमें चाहिए। ठीक, सही समय पे सही चीजें करना ही हमारे योग्यता का सर निशानी होता है। यानी कि आप सही चीजें पेपर में करके आएंगे, सिलेक्टेड चीजें पढ़ के जाएंगे, तभी आप सर पेपर में बेहतर कर पाएंगे। ये चीज आप याद रखिएगा। यहाँ पे प्रश्न, वैद्युत अपघटनीय विलयन की मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए। तो यह वैद्युत अपघटनीय विलयन की मोलर चालकता क्या होती है, इसकी आपको परिभाषा देना है। क्या देना सर? परिभाषा देना। तो लिखेंगे किसी विलयन के निश्चित आयनों में उपस्थित विद्युत अपघट्टों के 1 मोल द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता मोलर चालकता कहलाती है। मोलर चालकता कहलाती है। मोलर चालकता क्या होती है?
हमारे साथ फिर आप लोग याद रख के करिए, किसी विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित विद्युत अपघट्टों के एक मोल द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की जो चालकता होती है, मोलर चालकता कहते हैं। मोलर चालकता को गुरुजी हम लोग लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं। तो किसकी निशानी है सर? लैम्डा की निशानी है। किसकी निशानी है? लैम्डा की निशानी है। लैम्डा की निशानी है, ये बात रखना। इसको हम लोग लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अगला यहाँ पे ख वाला प्रश्न है। ख वाला सर प्रश्न क्या है यहाँ पे? ख वाला जो प्रश्न है, परासरण से आप क्या समझते हैं? परासरण तो आपका व्यंजक। व्यंजक बोले तो सर सूत्र लिखिए। अगर पेपर व्यंजक बोला तो करेजवा समझ लीजिए कि फॉर्मूला ही बोला है। अब फॉर्मूला आपको लिखकर चले आना है, आंख बंद करके, नंबर मिल जाएगा। थोड़ा उसकी परिभाषा सिलेक्टेड चीजों को लिखकर आना है पेपर में, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, बहुत ध्यान देना जितना वो बोला है। सबसे पहले परासरण होता क्या है? तो विलायक के अणुओं द्वारा अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर सतह प्रवाह क्या कहलाता है सर? परासरण कहलाता है। और जो क्रिया होती है इसको हम लोग परासरण दाब कहते हैं। तो परासरण क्या होता है? बात ध्यान दीजिएगा, विलायक के अणुओं का अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। और परासरण दाब के जो व्यंजक होता है वो होता है पाई बी बराबर एन आर टी होता है। पाई बी बराबर क्या होता है? एन आर टी होता है। वहीं अगर हम लोग यहाँ पे v को हम लोग क्या करेंगे? तिर्यक गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? तो पाई बराबर हो जाएगा n अपान v आर टी हो जाएगा। ये अगर यहाँ पे है v, तिर्यक गुणा करके हम लोग n के नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? n अपान v आर टी हो जाएगा। अब हमारा n अपान v बराबर क्या होता है? c होता है। तो c यहाँ पे रख दिए तो पाई बराबर क्या हो गया? सी आर टी। क्या हो गया? सी आर टी हो गया। पाई बराबर क्या होता है? सी आर टी। ठीक, ये हमारा सर पहला हमारा एक फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला है, ये भी एक फॉर्मूला है। और इससे हमारा सर ये हमारा फॉर्मूला बना, एक हमारा ये फॉर्मूला, एक हमारा ये फॉर्मूला। अब n बराबर और क्या होता है गुरुदेव? W अपान m होता है। n बराबर क्या होता है? W अपान m। अब हम इसको लाके यहाँ पे रख देंगे तो हमारे समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, तो हमारे 3 परिभाषा हो गया। पहला है परिभाषा का फॉर्मूला पाई बी बराबर एन आर टी, पाई बराबर सी आर टी, पाई बी बराबर डब्ल्यू अपान एम आर टी। तो ये 3 हमारे फॉर्मूला है, आप इसको रट लीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करिएगा, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक, अगला वाला प्रश्न है, मानक इलेक्ट्रोड विभव को उदाहरण से समझाइए। भैया मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? उदाहरण सहित हमें समझाना है। तो उत्तर लिखेंगे, जब किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेल्सियस पर 1 मोलर धातु आयन सांद्रता वाले विलयन में डुबोते हैं, तब धातु और विलयन के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है उस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और मानक इलेक्ट्रोड विभव को हम ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ उदाहरण थोड़ा सा मिस्टेक है, आप उदाहरण ले लीजिएगा, इसको आप खुद से थोड़ा देख लीजिएगा बुक में, जो आपको सिंपल लगे वो इसका उदाहरण ले लीजिएगा। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव को अच्छा उदाहरण से समझाने, बस यही उदाहरण भी दे दिए ना हम। जब किसी धातु को 25 डिग्री सेल्सियस पर 1 मोलर धातु आयन, ये एक उदाहरण हो गया, ये क्या हो गया? उदाहरण हो गया। आयन सांद्रता वाले विलयन में डुबोते हैं तब धातु और विलयन के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है उस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। और मानक इलेक्ट्रोड विभव को ई नॉट से प्रदर्शित किया जाता है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 3-3 नंबर वाले सर तगड़े वाले यहाँ पे क्या सर के हैं प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न यहाँ पे है, परिवर्तित आक्सीकरण अवस्थाओं से क्या तात्पर्य है? इसे संक्रमण तत्व के संदर्भ में समझाइए। तो ये जो परिवर्तित आक्सीकरण अवस्था होती है ना, इससे हम क्या समझते हैं और इन संक्रमण तत्वों को संदर्भ में आपको समझाना है। अथवा पेपर में बना था, क्या बना था यहाँ पे अथवा में? संक्रमण तत्व परिवर्तनशील आक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। ऐसा क्यों? क्या रीजन है जिसकी वजह से जो संक्रमण तत्व होते हैं परिवर्तनशील आक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं? तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर में, क्या लिखेंगे उत्तर में? परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्थाओं का अर्थ है कि तत्व द्वारा यौगिकों में अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करना। परिवर्तित ऑक्सीकरण का अर्थ क्या होता है कि जितने भी तत्व द्वारा यौगिक बने होते हैं उनमें अलग अलग क्या भैया? ऑक्सीकरण अवस्था का दर्शाना ही हमारा क्या कहलाता है?
परिवर्तित ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक, संक्रमण तत्वों में n-1 इंटू डी ऑर्बिटलों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन भी रासायनिक बंध बनाने में भाग लेते हैं, क्योंकि n-1 इंटू डी तथा ns ऑर्बिटलों के बीच ऊर्जा में बहुत कम अंतर होता है और निम्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं में केवल ns इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, जबकि उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में n-1 इंटू डी तथा ns ऑर्बिटलों में के इलेक्ट्रॉन बंध बनाते हैं। इसीलिए जो हमारे संक्रमण तत्व होते हैं ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। दैट्स द रीजन। और एक्यूरेट आंसर आप यही लिख के आइएगा, तगड़ा वाला सर आपको नंबर मिलेगा। ठीक, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी मिल जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाकर ज्वाइन करिए SKM स्टडी टेलीग्राम को। और हाँ, महाभारत बैच मैंने लॉन्च किया जिसमें 7 सेट पेपर बनाए हैं आप सभी के लिए, एक बार झांक के जाइएगा, तगड़े वाले कसम से। 100 रुपये बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप अगर एक बार तैयार कर लेंगे ना सर, तगड़ा वाला नंबर मिलेगा। अगर आप संगमण तत्वों के निम्नलिखित गुणों की व्याख्या कीजिए। 3 नंबर का प्रश्न आया था। पहला धात्विक प्रकृति और दूसरा अनुचुंबकीय लक्षण। अथवा में प्रश्न बना था संगमण तत्व में अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय लक्षण का एक एक उदाहरण दीजिए। उदाहरण एक एक उदाहरण द्वारा व्याख्या कीजिए। अथवा में संगमण तत्व के चुंबकीय एवं उत्प्रेरकीय गुण को आपको समझाना है। ठीक, तो सबसे पहला यहाँ पे हम लोग पॉइंट करके लिखेंगे। सबसे क्या लिखेंगे भैया, धात्विक प्रकृति के बारे में क्या लिखेंगे। इसमें अधिकांश संगमण तत्वों में तन्यता, आघात वर्धनीयता, विद्युत चालकता और धात्विक चमक आदि धात्विक गुण पाए जाते हैं और इनके गलनांक एवं कथनांक उच्च होते हैं। इन तत्वों में ns इलेक्ट्रॉन तथा n-1 इंटू डी इलेक्ट्रॉन भी बंध बनाने में भाग लेते हैं और इस कारण संगमण तत्व धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं। दूसरा है अनुचुंबकीय लक्षण। जिन संगमण तत्वों और उनके आयनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वे अनुचुंबकीय होते हैं और ये चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं, और जिन संक्रमण तत्वों एवं आयनों में कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता अर्थात सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वे प्रतिचुंबकीय होते हैं और चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षित होती हैं। ठीक, तीसरा है यहाँ पे अपना क्या प्रश्न है, उत्प्रेरकीय गुण। इसमें क्या लिखेंगे, अपने छोटे आकार और प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण संक्रमण धातु में अस्थायी मध्यवर्ती जटिल यौगिक बनने की प्रवृत्ति होती है, जिनके कारण अभिक्रिया सुगमता से हो जाती है और इसी गुण के कारण धातु क्या होती हैं, उत्प्रेरकीय गुण को प्रदर्शित करती हैं। दैट्स ऑल सर। उदाहरण बोला था पेपर में, तो जैसे SO2 को SO3 में परिवर्तित करने के लिए V2O5 उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। वहीं पे इस अभिक्रिया में वैनेडियम यानी V2O5 वैनेडियम की ऑक्सीकरण संख्या +5 से +4 हो जाती है, परंतु पुनः क्या हो जाती है सर, +5 हो जाती है। तो ये हमारे क्या सर जी, परिवर्तित ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करती है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, तगड़ा वाला सर सवाल है, तैयार करके जाइएगा, पेपर में सर आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। सिडिविक के प्रभावी परमाणु क्रमांक EAN नियम को उदाहरण से समझाइए। मतलब जो सिडिविक का प्रभावी परमाणु क्रमांक होता है EAN, इनका एक शॉर्ट नाम है, इनके नियम को उदाहरण से आपको स्पष्ट करना है। 3 नंबर का सर सवाल है, तो लिखेंगे सिडिविक का प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम कहता है कि धातु के एक जटिल यौगिक में केंद्रीय धातु आयन का कुल प्रभावी परमाणु क्रमांक EAN यानी नोबल गैस के समकक्ष होता है। और यह नियम जटिल यौगिकों की स्थिरता को समझाने के लिए क्या किया जाए भैया, उपयोग किया जाता है। ठीक, अब समझते हैं कि EAN की गणना में केंद्रीय धातु के लिए निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनों को जोड़ा जाता है। पहला केंद्रीय धातु आयन के इलेक्ट्रॉनों की संख्या और दूसरा जतार्थी समूह यानी कि लिगेंड द्वारा प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। EAN नियम सूत्र को व्यक्त किया जा सकता है सर किससे, इसका फॉर्मूला क्या है, तो हमारा EAN ज्ञात करने का जो नियम है उसका फॉर्मूला है धातु आयन के कुल इलेक्ट्रॉन प्लस लिगेंड द्वारा प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यदि EAN किसी नोबेल गैस के इलेक्ट्रॉन विन्यास के बराबर है तो जटिल यौगिक स्थिर माना जाता है। उदाहरण के लिए FeCN का होल 6 आयन जो कि हमारा क्या है, हेक्सा साइनोफेरेट सेकेंड है, इसका अगर हमें EAN ज्ञात करना है तो दो चीज देखेंगे। सबसे पहले धातु आयन के कुल इलेक्ट्रॉन प्लस लिगेंड द्वारा प्रदान किए गए हमारे इलेक्ट्रॉन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, EAN फाइंड हो जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो इसमें केंद्रीय धातु का चयन करेंगे, तो इसमें जो केंद्रीय धातु है वो क्या है, Fe डबल आयन है हमारा जो कि लोहा है और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है सर, 26 होता है। अब Fe दो आयन दो का त्याग कर दे रहा है तो Fe का जो होता है सर
26 होता है। अब 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दे रहा है तो 2 माइनस कर देंगे तो कितना हो गया सर ये 24 हमारा बच गया। 24 हमारा बच गया। अब लिगेंड द्वारा प्रदान किए गए हम लोग इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल लेते हैं। तो प्रत्येक साइनाइड आयन यानी साइनो 2 इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है तो कुल कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 यानी 12 इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे। 2 करता है और कितने भैया 6 है यहाँ पे, कितने भैया यहाँ पे 6 है, 6 है, 2 निकालता है 6 है तो 6 दूनी 12। एफ का कितना मिला था 24 और इसका कितना मिल गया हमारा 12, 12 मिल गया, 12 मिल गया। अब जोड़ दीजिए भैया, जोड़ दीजिए तो ई एन बराबर क्या हो जाएगा 24 जो कि एफ प्लस 2 के इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे प्लस 12 जो कि लिगेंड के इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 12 24 कितना हो जाएगा 36। दैट्स द आंसर, दैट्स द आंसर। और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और थोड़ा सा करना है, नोबेल गैस से तुलना करना है तो लिख सकते हैं कि 36 इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है वो क्रिप्टॉन के समान है। तो आप लिख सकते हैं कि भैया ये नोबेल गैस के समकक्ष आता है। ठीक, निष्कर्ष लिखना होगा तो यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि EN 36 है जो नोबेल गैस के इलेक्ट्रॉन विन्यास बराबर है, इसलिए FeCN होल 6 4 आयन एक जटिल यौगिक है। अगला प्रश्न यहाँ पे, आणविक उन्नयन स्थिरांक और मोलल उन्नयन स्थिरांक में क्या अंतर है और उन स्थिरांकों का प्रयोग करते हुए विलयन का अनुभार ज्ञात करने के 2 अलग अलग आपको सूत्र लिखना है। और ये इंपॉर्टेंट है सर, क्या है इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है तो हम लोग दोनों को समझेंगे, निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसके बारे में, आणविक उन्नयन स्थिरांक के बारे में। आणविक उन्नयन स्थिरांक गुरुजी क्या होता है? तो 100 ग्राम विलायक में किसी विलेय पदार्थ का 1 मोल घोलने पर उसके क्वथनांकों में होने वाली वृद्धि मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाती है। ध्यान देना, 100 ग्राम विलायक में किसी विलेय पदार्थ का 1 मोल घोलने पर उसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि मोलर उन्नयन स्थिरांक कहलाती है। ठीक है, और इसे हम लोग केबी से प्रदर्शित करते हैं। और विलेय का जो अनुभार एम निकालना है तो क्या हो जाएगा केबी इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 100 अपॉन डेल्टा टीबी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। तो यहां से हम लोग केबी आणविक उन्नयन निकाल सकते हैं तिर्यक गुणा करके। ठीक, अगला यहाँ पे वो प्रश्न बोला था, क्या बोला था गुरुजी कि मोलल उन्नयन स्थिरांक आपको बताना है। सर मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है? 1000 ग्राम विलायक में किसी विलेय पदार्थ का 1 मोल घोलने पर उसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाती है। और इसे केबी डैश से प्रदर्शित करते हैं। विलेय का अनुभार एम बराबर केबी डैश इंटू क्या हो जाएगा भैया स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 बटे डेल्टा टी टीबी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। अब यहाँ पे और वहां पे अंतर क्या देखेंगे, यहाँ पे आपका 100 है और यहाँ पे क्या आपका 1000 है। यहाँ पे हमने 1000 ग्राम लिया है और यहाँ पे मैंने 100 ग्राम लिया है, बाकी कुछ भी कोई भी चीज बदला नहीं है। तो ये सब थोड़ा दिमाग लगाना होता है। बाकी आप सर सवालों को बहुत अच्छे से कर जाओगे, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। ठीक, अब अगला यहाँ पे है, आपको मैंने प्रश्न लिया है कि भैया आपको सूत्र लिखना है। देखिए यहाँ पे क्या है कि निम्नलिखित उपसंयोजक यौगिकों का सूत्र लिखिए, मेरे साथ रटते चलिएगा। इसका पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पर दे देंगे, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक, क्या यहाँ पे टेट्रा कार्बोनिल निकेल ओ, तो इसका क्या हो जाएगा NiCO का होल 4 0 है वहां पे। डाइक्लोरोबियस यानी एथेनमन 2 डाइएमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, इसका क्या हो जाएगा COCl2 En का होल ट्वाइस Cl। पेंटाएमीन कार्बोनेट कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड का क्या हो जाएगा CONH3 का होल 5 CO3 और Cl। टेट्राएमीन एक्वा क्लोरीड कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड का क्या हो जाएगा CONH3 का होल 4 H2O Cl और फिर कोष्टक बार Cl2 यहाँ पे है। उसके बाद IUPAC यहाँ पे नाम लिखना है भैया, ये तगड़े वाले सर इसको तैयार कर लेना एकदम। IUPAC नाम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित उपसंयोजकों को क्या IUPAC नाम, अगर आप 30 से 40 IUPAC नाम रट लिए हैं तो वहीं से हो जाएगा, बाहर से नहीं आएगा। बाद में हम आपको ट्रिक बता देंगे अप्रोच कि गुरुदेव नहीं आ रहा तब भी हम कैसे पास करें। तो सबसे पहला यहाँ पे अपना क्या है CrCl2 En का होल ट्वाइस Cl, तो इसका क्या हो जाएगा डाइक्लोरिडो 20 एथेनमन 2 डाइएमीन एथिलीन डाइएमीन क्रोमियम थर्ड क्लोराइड हो जाएगा। CsFi का CsFiCl4, तो इसका हो जाएगा सीजियम टेट्राक्लोरिडो फेरेट थर्ड हो जाएगा। K3CO C2O4 का होल थ्राइस पोटेशियम डाई ऑक्सलेट कोबाल्ट थर्ड हमारा हो जाएगा। लास्ट वाला है यहाँ पे COCl2 NH3 का होल थ्राइस, तो इसका हो जाएगा अपना क्या हो जाएगा गुरुजी, इसका हो जाएगा ट्राई एमीन ट्राइक्लोरिडो कोबाल्ट हमारा हो जाएगा। ये रहा गुरुदेव अपना 8 मार्च के दिन छपने वाले सर
पूरे बुक से यहाँ पे इम्पोर्टेंट मैंने क्वेश्चन का जो सीरीज तैयार किया हूँ, आप इन क्वेश्चनों को तैयार करिएगा हमारे साथ। गेस्ट पेपर इन क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा सर, 100% आपका पूरा हो जाएगा, परेशान मत होइएगा। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और हाँ, अगर महाभारत बैच से जुड़ना चाहते हैं, 7-7 सेट मैंने बनाया है गेस्ट पेपर एकदम बोर्ड पेपर की तरह, तो ज्वाइन कर सकते हैं महाभारत बैच, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, मात्र ₹101 में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।